हेलो एवरीवन। आप सभी का प्रीलिम्स इन्वेस्टमेंट कोर्स में स्वागत है। और ये आज 10 के एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का द फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंसाइडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो ऑप्शन पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी है 2 and 3 ओनली। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ये होगा ओनली 1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि कहाँ पे प्रोवाइडेड है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या इंक्लूड्स करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को। एंड दैट मीन्स कि अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट कुछ और इसमें एक्सप्लेनेशन में है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंक्लूड्स द राइट टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस वंस रिलीजन बट ऑल्सो टू प्रोपेगेट इट। दिस इंक्लूड्स persuading people to join one's religion and willful conversion from one religion to another। तो मतलब अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो तो लीगल है, बट फोर्सफुली किसी को नहीं करवा सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन बार फोर्सफुल कन्वर्जन एंड कन्वर्जन डन बाय इंडक्टमेंट्स। तो जो फोर्सफुली कन्वर्जन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडक्ट कर रखा है, यानी कि बैन कर रखा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल टू नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो अ फॉरेन नेशनल्स रिसाइडिंग विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? फॉरेन नेशनल के लिए नॉट एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल है, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं अगर इंडिया के टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं तो उनको फ्रीडम है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। तो आर्टिकल 360 के अंदर में किसके पास पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने का? तो ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। आपको पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी? 3 टाइप्स ऑफ। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो आर्टिकल 360 क्या कहता है? आर्टिकल 360 ये एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट को, अगर उन्हें ये लगता है कि देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी जो है वो अगर थ्रेटेंड है तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसमें ये देखते हैं कि 38th अमेंडमेंट जो हुआ था 1925 में, ये क्या कहता है? उसने किया था कि प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन द एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। जो इसको बाद में चल करके डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जहाँ पे ये दिया गया कि प्रेसिडेंट का जो एक्शन होगा वो नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। तो एफआरआई ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसके अनुसार जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। स्टेटमेंट है, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो ये रिपोर्ट है वो एनुअली आता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स में एफआरआई रिपोर्ट 2021 देखा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आपको पता होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 years हैज बीन विटनेस्ड इन मध्य प्रदेश। तो ये जो एफएसआई का रिपोर्ट है और इसमें क्या पूछा गया है
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये जो है ये एनुअली नहीं होता, ये बाइनियली होता है, बाइनियली होता है। और ये जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का कवर एरिया बढ़ने की बात कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और अगर मैक्सिमम इंक्रीज की बात करें 2 ईयर्स में, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आंध्रा में है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट हैं, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और ये जो रिपोर्ट्स है ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC के अंदर में। और इसमें क्या कहता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एरिया, एबव ग्राउंड एस्टिमेट्स ऑफ बायोमास इन इंडियन फॉरेस्ट। ये देख लीजिए, ये एनुअली नहीं होता, ये बाइनियली होता है। और ये कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का, तो ये देख लीजिए 10,000 नहीं है, 2,261 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है अगर 2019 से कंपेयर करें तो। और अगर इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे विटनेस किया गया है इंक्रीज में, तो ये है आंध्र प्रदेश में, जो कि 647 स्क्वायर किलोमीटर है, फॉलोइंग बाय द तेलंगाना एंड ओडिशा। अगर एरिया वाइज फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पूछ रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सिमिलैरिटीज है। तो स्टेटमेंट है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, स्टेटमेंट 2 है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, थर्ड है मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इंडिया में जो है वो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। और जो इलेक्टेड हेड की बात करें तो इंडिया में तो इलेक्टेड हेड हैं, बट ब्रिटिश में क्या है, मोनार्की है। वहाँ पे जो हेड है वहाँ पे वो क्वीन होती हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ का डेथ भी हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कुछ फीचर्स हैं इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। सबसे पहला फीचर्स है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, मेजॉरिटी पार्टी रूल, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, leadership of the prime minister or the chief minister, devolution of the lower house, लोक सभा और असेंबली। और अगर डिफरेंस की बात करें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो इसका एग्जांपल है इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और अगर इंडियन स्टेट के इलेक्टेड हेड की बात करें तो इलेक्टेड हेड रिपब्लिक होते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जबकि ब्रिटिश हेड जो है स्टेट के वो है मोनार्की, हेरिडेटरी हेड होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का कुछ फंक्शनरीज है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इन्वाइटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो विच ऑफ द एबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि क्या करेक्ट हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग, तो चेयरपर्सन जो होते हैं वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अगर गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो ये किस किस को कंप्रोमाइज करता है, तो ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। अगर रीजनल काउंसिल की बात करें तो ये जो है ये फॉर्म किया जाता है टू स्पेसिफिक इशू को लेकर के, एंड कॉन्टिजेंसी impacting more than one state or a region. These are formed for a specific tenure. These are convened by the Prime Minister and comprises of the Chief Minister of States, Lieutenant Governor of Union Territories in the region. These are chaired by the chairperson of the नीति आयोग और his nominee. या तो चेयरपर्सन उसे चेयर करते हैं या तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई नॉमिनी।
अगर स्पेशल इन्वाइटीज की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनके पास कोई रेलिवेंट डोमेन नॉलेज हो, इस तरीके के, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, और अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो ये अपॉइंट होते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। और वो क्या है, किस रैंक के होते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के पावर शेयर करते हैं। और अगर मेंबर्स की बात करें तो फुल टाइम मेंबर में कौन होते हैं, तो ये एंजॉय करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर पार्ट टाइम मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम 2 होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन। अगर एक्स ऑफिसियो मेंबर्स की बात करें तो ये मैक्सिमम 4 होते हैं, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में देख लीजिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेनर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटारिएट है एज डीम्ड नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, which among the following provisions of the constitution supports this tendency। तो क्या कह रहा है, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो कौन सा प्रोविजन को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। तो आपको पता है कि गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंटर द्वारा। ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान भी है इंडिया में, जैसे आईएएस आईपीएस जैसे सर्विसेज है। और अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और इंडिया में अनलाइक द यूएसए, जैसे कि यूएसए में सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनलाइक द यूएसए वेयर इट हैज 2 सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, India has a single constitution for both states and center. The Indian constitution is also flexible, unlike the case of the true federation. True federation में क्या होता है, वहाँ का constitution rigid होता है, उसको easily amend नहीं कर सकते हैं। और ये जो centralizing tendency है, as state boundaries can be altered by the center। जो कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया सर्विस द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और रिक्रूट होते हैं एट द सेंटर, बट आर ऑल्सो टू सर्व इन द स्टेट्स। जैसे लाइक कि आईएएस का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो स्टेट में भी होती है, तो ये भी है। और जो गवर्नर जो होते हैं उनके पास सो मेनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर होता है एट द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो ये जो है हमारे यहाँ कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो एनपीआर के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, ओनली सिटीजन्स को इंक्लूड किया जाएगा एनपीआर में। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, द डेटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 along with the house listing phase of census 2011। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये मैंडेटरी है कि जो भी यूजुअल रेसिडेंट है इंडिया के अंदर उनको इसके अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। ये जो है ओनली सिटीजन्स, ये गलत है। देख लेते हैं। जो फर्स्ट फेज का जो सेंसस था वो टिल सितंबर 2022 के लिए जो है इसको पोस्टपोन करके दिया गया था। और एनपीआर क्या है, ये लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री है। According to the Home Ministry, a usual resident of the country is one who has residing in a local area for at least last 6 months or intends to stay in a particular location for a next 6 months। NPR जो है, ये जो है NPR is not a citizenship enumeration drive as it would record even a foreign national staying in a locality for more than 6 months। इसमें क्या होगा कि ना कि सिर्फ इंडियंस ही आएंगे, बल्कि जो भी फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया के लोकल एरिया में रह रहे हैं मोर देन 6 मंथ से, उनको भी इंक्लूड किया गया है। दिस मेक्स एनपीआर डिफरेंट फ्रॉम द एनआरसी विच इंक्लूड्स ओनली सिटीजन्स वाइल सीकिंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड नॉन सिटीजन्स। तो स्टेटमेंट 1 इस तरीके से गलत हो गया। अगर एनपीआर की बात करें तो कौन सा प्रोविजंस को फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955
एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। और ये क्या है, ये मैंडेटरी है फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। और इसमें कौन सा स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ओनली असम, ये ध्यान रखिएगा। एनपीआर विल बी कंडक्टेड इन द कंजक्शन विद द हाउस लिस्टिंग फेज, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई फॉर सेंसस 2021। और अगर बात डेटा कलेक्शन की बात करें तो द डेटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 along with the house listing phase of 2011। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर 25 में बात करें तो डेटा जो है वो डोर टू डोर सर्वे के थ्रू अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या कहता है, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। और क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। इंडिया पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का पावर तो है, बट इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये वहीं तक अमेंड कर सकता है जहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट ना करे। और ये जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड करता है, तो ये करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ना कि प्रेसिडेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। इन 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड ये चीज़ बताया था कि नो बडी नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू द अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स। फर्स्ट, it said that right to property, the disputed issue, was not part of the basic structure and therefore could be suitably abridged। तो right to property जो है इसको अमेंड कर दिया गया था और इसको एज ए सुप्रीम कोर्ट ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। सेकेंडली इसने क्या कहा था, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the constitution। Next question देखते हैं। Next question है, consider the following statements regarding the Asian Infrastructure Investment Bank। तो AIIB के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। तो इंडिया तो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और ये जो यूएसए एंड जापान है ये इसका मेंबर नहीं है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो रिसेंटली में जो है फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके उर्जित पटेल साहब, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एम क्या है, इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। और जो AIIB के प्रेसिडेंट्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अभी उन्होंने 167 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रखा है। और AIIB की बात करें तो 105 मेंबर्स हैं और ये इसमें एडिशनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग चाइना में। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2015 में हुआ था। मोर लोन्स फॉर इंडिया देन एनी अदर मेंबर ऑफ द बैंक। AIIB हैज फाउंडेड 28 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया अमाउंटिंग ऑफ $6.7 बिलियन। इनिशियली जो था 70 से 80% जो प्रोजेक्ट था वो को फाइनेंस था, बट नाउ शेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज स्टैंड अलोन। चाइना इज इट्स बिगर शेयर होल्डर, चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उसके बाद इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। और यूएसए एंड जापान आर नॉट अमंग इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ड्रॉबैक्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ ए डेमोक्रेसी क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इनस्टेबिलिटी। स्टेटमेंट 2 है, डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी इंक्रीजेज द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। ये क्या है कि अगर जो लीडर्स जो है अगर लगातार चेंज करते रहेंगे पार्टी,
तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी हर्ट होगा। ऐसे में कोई भी पार्टी क्या है, लार्जेस्ट पार्टी को ब्लैकमेल कर सकता है और अपने बेनिफिट की चीजें, अपने फायदे की चीजें करवा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं क्या है डेमोक्रेसी क्या है। ये क्या किसको इंश्योर करता है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, involving the people in this decision does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent change in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. Democracy क्या है, democracy may lead to corruption, for it is based on electoral competition due to more expenditure in election, criminalization or politics. Democracy is based on constitution and decision. A democratic decision always involves many persons, decisions and meeting. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. अगर कोई इंसान अगर पावरफुल है, वो अकेला डिसीजन लेता है, तो हो सकता है कि हर बार वो सही डिसीजन ना ले, बट वही अगर एज ए टीम वर्क काम करेगा, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम सारे लोग मिल बैठ करके डिसीजन लेते हैं, तो वहां से हम काफी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और इससे क्या होगा, this reduces the chances of rash or irresponsible decision. Thus, democracy improves the quality of decision making. Next question देखते हैं, which of the following statements is are correct regarding fundamental rights? तो fundamental rights के regarding question है, they are sacrosanct in nature and cannot be amended. They are available against the action of both state and private individuals. They operate as checks on the tyranny ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो है अमेंड नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट ना करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन till they do not violate the basic structure of the constitution and thus they are not sacrosanct. फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, तो स्टेट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट में। अगर कोई आपको इस कारण डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी, रेस, कास्ट, सेक्स, तो ये आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को यूज करके आप कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में अवेलेबल है। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं, दीज राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड दस प्रिवेंट टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को टायरेनी होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट है दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कंस्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये क्या है, तो इसका बोथ के बोथ स्टेटमेंट सही है। ये एक्चुअली पार्लियामेंट के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है और जो कोर्ट है इसकी संविधानता को चेक कर सकता है। देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन 1992 स्टेटेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन। मेनी लेजिस्लेशन लाइक द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 मेक इंसल्ट टू नेशनल सिंबल अ पनिशेबल एक्ट। अगर आप नेशनल सिंबल का इंसल्ट कर रहे हैं तो ये एक पनिशेबल एक्ट है, तो पार्लियामेंट आप इन्फोर्स कर सकता है थ्रू अ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करता है। स्टेटमेंट है, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। No citizens can be denied entry into any educational institute of the state on the grounds of religion or caste. Every religious denomination has the right to establish and maintain charitable institution without any limitation. तो ये जो है
ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। एक्चुअली इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट भी कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है रिलीजियस मैटर में, और जो है ये जो है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है ये विदाउट एनी लिमिटेशंस जो दिया हुआ है ये गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी द स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट किस में है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो सेकुलर वर्ड है ये कब आया था? ये 1973 में आया था सेकुलर वर्ड, जो कि प्रेम्बल में ऐड किया गया। उससे पहले भी इंडिया सेकुलर था। और अगर बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, ये आर्टिकल 25 टू 28 में बात किया गया है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो आर्टिकल 29 से 30 में एज ए फंडामेंटल राइट्स। However, Indian secularism is different from the Western concept of secularism, where religion is treated as a personal matter and there is strict separation between religion and state. और अगर इंडिया की बात करें तो स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर एग्जांपल देखें, थ्रोइंग ओपन हिंदू, एग्जांपल की बात करें तो ये देख लेते हैं, थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल सेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो भी टेम्पल है उसमें पहले ऐसा होता था कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए बैन होता था, बट इसमें गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून लाया और ये एक रिलीजियस मैटर था, जिस कारण इंडियन स्टेट जब भी ऐसा लगता है कि रिलीजियस मैटर में उसको इन्वॉल्वमेंट जरूरी है तो इन्वॉल्व हो सकता है। As per the Article 29(2), no citizen can be denied entry into the any educational institute maintained by the state only on the grounds of religion, race, caste, or any of them. The freedom of religion is not absolute. The Constitution provides for certain limitations on them. For example, every religious denomination has the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. But this is subject to restriction of public order, morality, and health. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Supreme Court cases are related to disputes conflicts between fundamental rights and directive principle of state policy? तो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या डिस्प्यूट हुआ था उससे रिलेटेड कौन सा केस है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आईआर कोयलो केस 2007, गोलकनाथ केस 1967, मेनका गांधी केस 1978, मिनरवा मिल केस 1980। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी है 3 and 4 ओनली, डी है 1 ओनली। तो ये गोलकनाथ केस जो है और मिनरवा मिल केस जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। इस केस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि गोलकनाथ केस 1967 क्या कहता था। इसमें सुप्रीम कोर्ट held that parliament can't take away or abridge any of the fundamental rights which are sacrosanct in nature. Hence the court held the fundamental right can't be amended for the implementation of DPSP. गोलकनाथ केस में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये इस के बाद क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट आ गया and 25th Amendment Act which inserted a new article 31C। अगर केशवानंद भारती केस 1923 की बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा प्रोविजन के बारे में बात किया जहाँ पे आर्टिकल 31C को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बताया ऑन द ग्राउंड एट जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे उसने ये बोला कि बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट आया जिसमें क्या हुआ, give legal primacy and supremacy to the DPSP over the fundamental rights conferred by Articles 14, 19 and 21। मिनरवा मिल केस की बात करें 1980 में, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। इट लेड टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ डीपीएसपी पावर ओवर फंडामेंटल राइट्स। However, fundamental rights conferred by Article 14 and 19 were accepted as subordinate to the DPSP specified under Article 39B and 39C। और ये कुछ केसेस है, मेनका गांधी केस 1978 जहाँ पे क्या हुआ, इट डील्स विथ राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रायर टू दिस देयर वाज प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ
which was replaced by due process of law with respect to Article 21 of the Constitution. अगर IR कोल्हो केस इन 2007 की बात करें, इसको 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया, उसने ये बोला कि इफ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग अ लॉ इनटू द 9th शेड्यूल वाज टू अनडू अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस कुड बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स, एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट held that the laws placed under 9th schedule after केशवानंद भारती जजमेंट, यानी कि 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था, कैन नॉट बी एग्जाम्ड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. तो पहले ऐसा प्रोविजन था कि 9th शेड्यूल में डाल दो और उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. इस चीज को IR कोलियो केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट as defined in the Article 12 of the Constitution. तो स्टेट का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC, सेकंड है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया EYAI, थर्ड है नीति आयोग, फोर्थ है RBI. तो ये जो है चारों के चारों इंडियन स्टेट के कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसी. इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट falls within the meaning of the state under Article 12. DMRC has equal equity participation from GOI and GNCTD. RBI EYD अथॉरिटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. एंड नीति आयोग की बात करें तो ये भी परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन लाइक रिकमेंडिंग द पॉवर्टी लाइन. तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये आज का हमारा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें हमने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे और इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी लेकर के आएंगे. तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और जैसा कि हमने बताया था कि प्रीलिम्स 2023 के पहले तक हम लोग 10 के MCQ करने वाले हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.